हाँ भाई बच्चों, तो देखो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम लोग। फिनॉल में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आप लोगों को टेबल में लिखवाया भी हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होगा कि ये फिनॉल है और फिनॉल में कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो मेटा या पैरा के हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह खुद आके चिपक जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ऑर्थो मेटा या पैरा के हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अच्छा, दूसरी खास बात ये है कि फिनॉल में होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से ऑर्थो और पैरा के ऊपर खास करके, नॉट मेटा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी रेजोनेंस की वजह से। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? ऑर्थो और पैरा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ये जाके ऑर्थो और पैरा के हाइड्रोजन को हटाएगा, ना कि मेटा के, क्योंकि मेटा में रेजोनेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहती है? ऑर्थो और पैरा पे रहती है रेजोनेंस में। ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो ये OH ग्रुप है ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो बेटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरा देखो ध्यान से। पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ा रहा हूं मैं, देखो ब्रोमिनेशन कर रहा हूं मैं, ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, ब्रोमीन को ऐड करना है। तो बेटे देखो, ये रिएक्शन कुछ ऐसे लिखी हुई मिल जाए आप लोगों को, फिनॉल और लिखा मिल जाए Br2 और मिल गया कार्बन डाइसल्फाइड किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो बेटे यहाँ से ना Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। बस आप ये याद रखो कि Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और दूसरा कौन सा मिलता है बेटे? पैरा ब्रोमोफिनॉल। दूसरा मिलता है पैरा ब्रोमोफिनॉल। एक मिल जाता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और दूसरा क्या बन जाएगा? पैरा ब्रोमोफिनॉल। कौन सा ज़्यादा मिलेगा बेटे? कौन से वाला ज़्यादा होगा? पैरा वाला ज़्यादा बनता है बेटे, ये याद रखना। ये है पैरा आइसोमर इसका, और पैरा ब्रोमोफिनॉल बोलूँगा इसको, और इसको बोला जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ये इसका है ऑर्थो आइसोमर। कौन सा ज़्यादा बनेगा? पैरा वाला मेजर बनेगा बेटे, याद रखना। और ऑर्थो वाला क्या बनेगा? माइनर बनेगा। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, ठीक है। ये थी पहली सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चेंज अगर मैं ये कर देता हूँ ना, इस रिएक्शन में अगर थोड़ा सा चेंज मैं ये कर देता हूँ तो प्रोडक्ट में भी चेंज आ जाएगा। यहाँ सोलवेंट ना मैं पोलर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? पोलर सोलवेंट। अब अरे कार्बन डाइसल्फाइड क्या था? नॉन पोलर सोलवेंट था बेटे। कार्बन डाइसल्फाइड था नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट अगर मैं पोलर सोलवेंट ले लेता हूँ तो पोलर सोलवेंट जैसे मैंने अगर यहाँ वाटर लिख दिया तो वाटर लिखने से ना प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या चेंज होगा? देखो जरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तीनों पोजीशन पे ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे ब्रोमो लग जाएगा जाके, तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसको बोला जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब ये ऐसा कैसे हो गया सर? ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो वाटर है बेटे वो पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट क्या काम करेगा? फिनॉल को कन्वर्ट करेगा फिनोक्साइड आयन में। फिनॉल को कन्वर्ट करेगा फिनोक्साइड आयन में। और फिनोक्साइड आयन में देखो, एक तो फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा है, एक फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रहा है। तो फिनोक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होगा तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने को ज़्यादा है फिनोक्साइड में। फिनॉल में तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे,
लेकिन फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर आ गए, तो ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा ऑर्थो और पैरा को, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को। तो इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ मोनो सब्सटीट्यूशन होने की बजाय ना ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई सब्सटीट्यूशन। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वाटर आएगा, वाटर इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा और फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस की वजह से रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाएगी, रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाएगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल तीनों पोजीशन पे आके लग जाएगा, तो ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। और बहुत आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट होगा Br+। ये है बेटे ब्रोमिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बढ़ाता हूँ आप लोगों को, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बढ़ाता हूँ आप लोगों को। सेकेंड है बेटे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सेकेंड है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये कैसे होगी? लो भाई फिनोल ले लो, फिनोल बेटे, और आगे लिख दो आप मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, कोई भी एल्काइल क्लोराइड लिख दो, और एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा एनहाइड्रस AlCl3। ये लुईस एसिड होता है बेटे, एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CS3+। बस ये याद रख लो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? CS3+। कैसे? बता देता हूँ फिर भी थोड़ा, वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका है ये बात। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ डोनेट करेगा, तो ये Cl- जाके चिपक जाएगा Al पे, एल्यूमिनियम पे, तो ये बन जाएगा AlCl4- और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CS3+। और उसके बाद ये रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लगेंगे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा यहाँ? इलेक्ट्रोफाइल होगा एल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बेटे? एल्काइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे लगा दो इसको, एक बार पैरा पे लगा दो, बात खत्म। लो एक बार बना दो ऑर्थो मिथाइल फिनोल, एक बार बना दो बेटे आप ऑर्थो मिथाइल फिनोल, एक बार आप बना दो बेटे पैरा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल, एक बना दो ऑर्थो मिथाइल फिनोल, एक पैरा। पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा बेटे। पैरा वाला मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, याद रखना। ऑर्थो वाला क्या बनेगा? माइनर बनेगा, और पैरा वाला बनेगा मेजर। अच्छा एक और नाम होता है इसका, इसको बोलूँगा पैराक्रिसोल। ये पहले भी तो लिखवाया था मैंने आप लोगों को, जब मैं फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहा था, वहाँ भी लिखवाई थी मैंने ये चीज़। ये पैराक्रिसोल है, और इसको बोलूँगा ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कोल्ब रिएक्शन पढ़ाता हूँ बेटे अब आप लोगों को। कोल्ब रिएक्शन नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, नेम रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्ब रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जरा देखो आप, लो भाई बच्चों, थर्ड है कोल्ब रिएक्शन। फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यह, इसमें होगा क्या? इसमें सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवानी होती है हम लोगों को। किसकी? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाई टेम्परेचर रखना होता है, प्रेशर लगभग 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है बेटे, हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहेगा, और प्रेशर रहता है लगभग 4 से 7 एटमॉस्फेयर।
लगभग 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर है और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है बेटे। सोडियम फिनॉक्साइड, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना है, देखो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है व्हेन वी विल ट्रीट सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, व्हेन वी विल ट्रीट सोडियम फिनॉक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, तो आगे रिएक्शन हो जाएगी। अब इसमें क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना, देखो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनेगा बेटे, फिनोल की रिएक्शन ना जब भी मैं NaOH के साथ करवाता हूँ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Na+OH माइनस, तो Na+H+ को रिप्लेस कर देगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, अगर Na+H+ को रिप्लेस करेगा तो बनेगा O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड और निकल जाएगा H2O बाहर। अरे जानते हो ना OH- और H+ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो पहले आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्टली वी विल ट्रीट फिनॉल विद बेस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। Then after treating sodium phenoxide with carbon dioxide at a temperature of 400 Kelvin and at a pressure of 4 to 7 atmosphere, it will get converted into further product। देखो further product क्या बनेगा बेटे, यहाँ से further product बनता है यहाँ से सोडियम सैलिसाइलेट, ये बन जाता है। अब ये कैसे बना मैं बताऊंगा आप लोगों को, अभी के लिए पहले देख लो इसको। सोडियम फिनॉक्साइड, ये बेटे जो दो रिएक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कोल्ब रिएक्शन है और एक आएगी रिवर्टिमन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाएगा सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट HCl डाल देते हैं यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, H+ Na+ को रिप्लेस कर देगा और NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माइनस NaCl यहाँ से बाहर निकल गया और ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से सैलिसिलिक एसिड में। इसको बोला जाता है बेटे सैलिसिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, कोई सैलिसाइलिक एसिड बोल देता है, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो वैसे कर लो। इसको बोला जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये होगा कैसे सर, इससे ये कैसे बना, ये तो समझ आ गया होगा आई थिंक। H+ और Cl- Na+ और Cl- NaCl बाहर निकल गया और इसकी जगह H+ आगे जुड़ गया तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब इससे ये कैसे बना, ये मेन प्रॉब्लम है। देखो बताता हूँ कैसे बना, इसका मैकेनिज्म बताता हूँ आप लोगों को। मैकेनिज्म वैसे आप लोगों को मतलब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में कि मैकेनिज्म कैसे कैसे बना, ये इससे सोडियम सैलिसाइलेट कैसे बन गया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। देखो बेटे, मैंने ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। हाँ जी, देखो मैंने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+। तो हमने लिया पहले सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाई मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसको लिखा जाएगा यूं, लीनियर होता है आप लोग जानते हो। तो अब यहाँ भी रहेगा डेल माइनस और यहाँ क्या रहेगा डेल प्लस। अब रेजोनेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने कार्बन पे अटैक किया और यहाँ से ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर गई। ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आएंगे रेजोनेंस में और ये यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस। तो देखो जरा यहाँ से बना क्या, ध्यान देना, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ आ गया, ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ गया कार्बन ऑर्थो। अब ये डबल बॉन्ड भी तो शिफ्ट हुआ ना, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे माइनस आया था, इस माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया तो यहाँ आ गया कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस, और इसके साथ H भी लगा हुआ है, एक इसके साथ एक H भी लगा हुआ है बेटे, ठीक है। अब देखो ये क्या बना यहाँ से, ये देखो, अब इसके साथ जो Na+ था वो Na+ मान लो इसके साथ आ गया, यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन ही तो है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो सोडियम प्लस यहाँ आ गया। अब ये H+ ना वापस से यहाँ से निकलेगा टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो क्या सिचुएशन होगी देखना जरा दोबारा, ये इलेक्ट्रॉन वापस से रिंग में आए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन के पास गए तो यहाँ आ गए 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस,
और यहाँ गया बेटे C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, अरे बन गया, ये H+ निकला, H+ इसके साथ चला जाएगा, H+ इसके साथ चला जाएगा, तो बन गया सोडियम सैलिसाइलेट। और आगे तो आप लोग जानते ही हो, HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैलिसिलिक एसिड में। तो ये इसका मैकेनिज्म है बेटे, ये इसका मैकेनिज्म है, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, ये कॉल्ब रिएक्शन थी। आगे बढ़ते हैं बेटे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रीमर-टिमन रिएक्शन। रीमर-टिमन रिएक्शन, लो भाई, फोर्थ है रीमर-टिमन रिएक्शन। लो भाई बच्चों, रीमर-टिमन रिएक्शन में क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है बेटे क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ये इसके रिएजेंट्स रहेंगे। देख लो एक बार रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ 2 मोल यूज होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले स्टेप में, और टेम्परेचर यहाँ रहता है लगभग 340 केल्विन के आसपास। और सब मैकेनिज्म मैं बताऊंगा इसका भी बेटे, बिना मैकेनिज्म के ये भी समझ में नहीं आएगी कि कैसे क्या हो गया। अभी के लिए पहले आप एक बार रिएक्शन को उतार लो। एक NaCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, और एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक तो वाटर निकलेगा, OH माइनस H+ वाटर निकलेगा, एक NaCl निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, 2 NaOH के मोल यूज होंगे, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और देखो बनेगा क्या, बनेगा ये O माइनस Na+ CHCl। अरे ये Cl निकल गया, देखो 2 NaOH के मॉलिक्यूल हैं बेटे, अरे 2 NaOH के मॉलिक्यूल हैं, तो H+ और OH माइनस वाटर निकल गया, और ये Na+ इस H की जगह आ गया। एक तो यहाँ यूज हो गया, दूसरा NaOH कहाँ यूज हुआ, अब ये Na और ये Cl, NaCl निकल गया, और इसका OH माइनस और एक और H+ जाएगा, यहाँ से गया एक H+, ठीक है। तो यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से 2 NaOH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, ठीक। और ये आ जाता है, बच गया CHCl2, तो वो हाइड्रोजन की जगह आके चिपक जाता है। अब आगे फिर दोबारा 2 NaOH के मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 NaOH मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो 2 Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे, और ये बन जाएगा यहाँ से O माइनस Na+, और क्या आएगा CHOH। और ये जो बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये हाईली अनस्टेबल होगा, ये टूटेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, ये वाटर निकलेगा यहाँ से फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, O माइनस Na+, और ये देखो OH गया और H गया, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ना डबल बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH, और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, वही डाइल्यूट HCl डाल दोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे, और अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो यहाँ ये बन जाता है बेटे क्या, फिनॉल बन जाता है। अरे H+ आ जाएगा बस Na+ की जगह, मतलब, और ये आ गया CHO, तो इसको बोला जाएगा सैलिसल्डिहाइड। वो क्या था, सैलिसिलिक एसिड। कॉल्ब रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, और रीमर-टिमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, समझ रहे हो, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। या बोल सकते हो बेटे, या बोल सकते हो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वो था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉल्ब रिएक्शन में बना था सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और यहाँ क्या बना है, 2 हाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड। अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बार रिएक्शन नोट कर लो आप। इस रिएक्शन को बोला जाता है रीमर-टिमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहाँ से सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। देख लो, मैं इसका मैकेनिज्म भी बता देता हूँ बेटे।
लो भाई बच्चों, देखो सबसे पहला स्टेप जो मैकेनिज्म का है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहला काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब मैंने बोला 2 NaOH के मोल यूज होंगे पहले स्टेप में। एक NaOH का मोल टूटा, कैसे? Na+ और OH-, ठीक है, Na+ और OH-, अरे बेस, ठीक है, क्या देगा? OH- देगा। तो ये OH- क्या करेगा? ये OH- क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म पड़ा है सामने, ये क्लोरोफॉर्म है, CH Cl बेटे -I इफेक्ट दिखाएगा, -I। तो कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा कार्बन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को बोलूंगा मैं एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो OH- क्या लेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कार्बन पे चले जाएंगे। ठीक, तो क्या सिचुएशन हो गई? कार्बन, अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, Cl और निकल गया वाटर। अरे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला कि नहीं निकला? ठीक है, एक NaOH का मॉलिक्यूल यूज हो गया, एक NaOH का मॉलिक्यूल यूज हो गया। अरे एक NaOH कैसे टूटा था? एक NaOH टूटा था कैसे? Na+ और OH- तो यूज हुआ कि नहीं हुआ? Na+ भी आगे यूज करते हैं, पहले OH- देखो, OH- और H+ वाटर निकल गया। ठीक है, ये बात समझ आई? पहले स्टेप में एक NaOH हम लोग यूज कर चुके। अब देखो ये भी अनस्टेबल होगा, यहाँ ये भी अनस्टेबल होगा, तो ये आगे टूट जाता है, यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाता है, कार्बीन बन जाती है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन Cl और Cl, ये कार्बीन बन जाती है, कार्बीन। और ये Cl- निकला, और वो जो मैंने बोला था कि एक Na+ और एक OH- क्या निकल जाता है? NaCl निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाटर तो है ही है साथ में, तो ये कार्बीन में टूट जाता है बेटे, कार्बीन में। अरे यहाँ से ये Cl- निकला, वो Na+ था, तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और ये कार्बीन में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बीन में। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये बन जाता है बेटे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बीन में। अच्छा, एक चीज देखना जरा ध्यान से, यहाँ ये इसमें क्यों टूटा, क्या रीजन है? इस कार्बन को देखना, 1 2 3 4 5 वैलेंस हो गए, -4 था इस कार्बन पे। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। अब 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, तो ये यहाँ से Cl- को बाहर निकाल देगा। तो इस कार्बन पे कितने हो गए? अब देखना, 1 2 3 4, इसके एनवायरनमेंट में तो 4 हो गए, लेकिन अब एक चीज और आ रही है, अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन का ऑक्टेट देखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। कार्बीन जो है, कहीं ये देखो कि इसके ऊपर तो लोन पेयर पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ये देखो कि लोन पेयर पड़ा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है इसके पास, नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है कार्बीन। ठीक है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब एक NaOH तो ये यूज हुआ बेटे, सारी ये कहानी है। और दूसरा NaOH कैसे यूज होगा? अरे ये देखो, ये तो अब आप लोगों को बताया ही था, फिनॉल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, Na+ OH- H+, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, एक ये निकला, एक ये निकला, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, एक इस यहाँ से Na+ आया था, और ये Cl- एक NaCl, तो ये निकल गया, और ये एक Na+, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ ये क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, और OH- और H+ वाटर निकल गया, तो यहाँ से बन जाएगा बेटे सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो पहला स्टेप, एक तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। अब मैं देखो आगे बताता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट तो हो गया, अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी तो करेगा ना, कहाँ पे जाके? रिंग के ऊपर। अरे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी तो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? देखो फिर क्या होगा, अब वो दिखाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड जो स्टेप होगा उसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखते रहो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं ले लेता हूं बेटे, यहां ये आ गया O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, और सामने कार्बीन पड़ी है,
सामने कार्बीन है, तो बेटे रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे और ये कार्बन पे। कहीं ये देखो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बेटे, ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है कार्बीन। अब देखो ये जुड़ जाएगा बस यहाँ जाके इस कार्बन पे, तो जोड़ दो इसको, क्या प्रॉब्लम है, जोड़ो, ये कार्बन आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब देखो इस पे माइनस था और इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये Cl और ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे पड़े थे और यहाँ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे कितने आ गए, 2 लोन पेयर आ गए ऑक्सीजन पे। अब देखो क्या बना यहाँ से, ध्यान से देखो जरा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए थे और उसने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना 1 2 3 4 5 हो गए, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, माइनस आएगा और इसके साथ एक H है और इसके साथ एक H भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब दोबारा सेम वही सिचुएशन। अब ये H प्लस क्या, यहाँ से H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग, ठीक है। और ये जो माइनस है यहाँ से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, और ये वापस से कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, तो ये आ गए 3 लोन पेयर CH Cl और Cl, ठीक है भाई, ये बन गया। और उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, 2 NaOH के मोलिक्यूल 2 OH माइनस 2 Cl को रिप्लेस करेंगे तो 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। और मैंने बताया था आप लोगों को, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एन अनस्टेबल कंपाउंड, माइनस ये आ जाएगा बेटे CH, इसके साथ एक OH ये आ गया, सॉरी एक OH ये आ गया और दूसरा OH ये आ गया, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, अरे 2 Cl की जगह 2 OH आ गए, ये अनस्टेबल है, वाटर निकल जाएगा यहाँ से। और इसके साथ Na+ पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बाद में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके वहाँ से रिमूव हो जाएगा। O- Na+, और ये आ गया था बिल्कुल क्या, C डबल बॉन्ड OH, और बाद में डाइल्यूट HCl डाल दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैलिसल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड में। तो ये थी बेटे रिमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे 340 केल्विन टेम्परेचर के आसपास, और किससे, क्लोरोफॉर्म से और बेस की प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो ये थी बेटे आपकी रिमर-टिमन। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, 5वीं पढ़ते हैं। देखो 5 और 6 2 और पढ़नी है, उसके बाद फिनॉल आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईथर पढ़ेंगे बेटे, ईथर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईथर पढ़ेंगे। लो भाई बच्चों, ईथर पढ़ते हैं, इसके बाद ईथर इसके बाद पढ़ेंगे। पहले 5th केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लो 5th केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो 5th सल्फोनेशन कर लो बेटे, सल्फोनेशन पढ़ते हैं। चलो ये देखो सल्फोनेशन कैसे होगा, फिनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाओगे, और कैसे होगा, फिनॉल की रिएक्शन करवाता हूँ मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 ले लो बेटे। फिनॉल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे हो जाता है सल्फोनेशन, H2SO4। टेम्परेचर 288 से 293 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है, 293, ठीक है। और ये ना SO3H जाके जुड़ जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, OH और SO3 लग जाएगा, SO3H, ठीक है। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है बेटे, और एक बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट, एक बन जाएगा ऑर्थो और एक बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट। तो इसको बोला जाएगा बेटे देखो ये ऑर्थो आइसोमर बन गया ना इसका, और एक बना दो आप पैरा। अच्छा एक चीज़ इस रिएक्शन में ध्यान से देखना आप लोग, क्या है कि अगर ये पैरा आइसोमर बन गया, मैं टेम्परेचर रखता हूँ ना इस रिएक्शन के लिए कितना, 288 से 293, तो ऑर्थो मेजर होगा, पैरा माइनर होगा। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया ना,
अगर मैं टेम्परेचर 373 केल्विन ले जाता हूँ, मतलब लगभग कितना 100 डिग्री सेल्सियस, 100, तो वहाँ पे पैरा आइसोमर मेजर बन जाएगा, याद रखना। आइसोमर यही बनेगा, मतलब प्रोडक्ट यही बनेगा, मिक्सचर बनेगा, लेकिन वहाँ पैरा आइसोमर मेजर हो जाएगा और ऑर्थो आइसोमर क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ऑर्थो आइसोमर तो हो जाएगा माइनर और पैरा आइसोमर हो जाएगा मेजर वहाँ पे। और वैसे क्या है, ये मेजर है ऑर्थो और पैरा क्या है, माइनर है, पैरा माइनर है। ठीक है, इसमें ऑर्थो मेजर रहेगा, पैरा माइनर रहेगा। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो पैरा आइसोमर जो है वो मेजर बन जाएगा, बस ये ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आप ये मान लो ना। और पैरा आइसोमर मेजर हो जाएगा, ऑर्थो आइसोमर क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक, ये सल्फोनेशन थी बेटे। अब नेक्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट देख लो आप लोग। नेक्स्ट है जो, वो होगी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन। लो भाई बच्चों, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा देखना जरा, ये फिनॉल, बड़ी सिंपल है बेटे, कुछ भी नहीं है। और आप लोग यहाँ पे ले लोगे डाइल्यूट HNO3 ले लो, डाइल्यूट HNO3, नाइट्रेशन। NO2 जोड़ दो बेटे बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और कुछ भी नहीं करना। NO2 जोड़ दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। 298 केल्विन टेम्परेचर रहता है। एक बना दोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या बना दोगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक तो बना दोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बन जाएगा बेटे पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो वाला थोड़ा ज़्यादा बनता है यहाँ, पैरा वाला कम बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे यहाँ से, जो मेन है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ये लगभग 40% के आसपास बनता है। और जो माइनर है, जो आपका पैरा वाला है, वो लगभग 13% के आसपास बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर वो तो है स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन पैरा आइसोमर के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्थो आइसोमर को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सॉरी मतलब ऑर्थो आइसोमर तो स्टीम वोलेटाइल है, ये तो स्टीम वोलेटाइल है, लेकिन ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है। वैसे डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो स्टीम वोलेटाइल है, ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है। ये स्टीम वोलेटाइल है, ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है। मतलब देखो 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 बताता हूँ मैं, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं ऑर्थो और पैरा की बात करता हूँ, देखो जरा। ऑर्थो जो है, ऑर्थो के मॉलिक्यूल में क्या खास बात होती है, ऑर्थो के मॉलिक्यूल में ये खास बात होती है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को। ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो में, यहाँ होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर मैं पैरा की बात करता हूँ ना, तो पैरा में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर ये है और पैरा पे ये इधर लगा होगा प्लस ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड O, और यहाँ इसके साथ ना दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा फिर फिनॉल का, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल का, पैरानाइट्रोफिनॉल का। लो मैं ऐसे बना देता हूँ उसको, क्या आ जाएगा OH, यह आ जाएगा OH। तो यहाँ डेल प्लस रहेगा डेल माइनस, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा बेटे, नाइट्रो आ जाएगा प्लस माइनस डबल बॉन्ड O। तो यह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो में तो होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा में होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप लोग जानते हो कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो स्टीम वोलेटाइल है, क्योंकि इंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे ना, ठीक है। और ये तो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हो रही है, ये तो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हो रही है। और पैरा में क्या है, पैरा के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। अगर पैरा के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, ये स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है
कि ऑर्थो आइसोमर इज नॉट स्टीम वोलेटाइल बट पैरा आइसोमर इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, पैरा आइसोमर इज नॉट स्टीम वोलेटाइल बिकॉज देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वोलेटाइल बिकॉज देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल पे, वो मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका। उसमें क्या होता है कि ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है पैरा से, क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ से H+ निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन पैरा में यहाँ से ये निकल जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो कम एसिडिक हो जाता है, ये कम एसिडिक होता है पैरा के कंपैरिजन में। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो स्टीम वोलेटाइल है लेकिन ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ इंट्रा है, और इंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आप लोग जानते हो कि इंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा और ये स्टीम वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये था नाइट्रेशन, और ये डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाया। कई बार ना एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन और आ जाती है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करवाता है नाइट्रेशन, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर में रहता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। लो मैं लिख देता हूँ, ये फिनॉल ले लिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा बेटे। ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा। ऑर्थो पे नॉट पैरा, मेटा सॉरी, ऑर्थो और पैरा पे तीनों जगह पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पोजीशन पे जाके चिपक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोला जाएगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या मैं इसको बोल सकता हूँ पिक्रिक एसिड भी बोल सकता हूँ, या इसको बोल सकता हूँ मैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन के साथ दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे जो यील्ड मिलती है ना वो बहुत कम मिलती है, पुअर यील्ड मिलती है, पुअर यील्ड मिलती है, अमाउंट बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये की नाइट्रेशन है। अगर इन दोनों को बोला जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर को बोला जाता है बेटे क्या? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को बोला जाएगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अगर इससे ट्रीट करता हूँ तो तीनों ऑर्थो और तीनों पोजीशन, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जाके लग जाएगा, तो यहाँ पिक्रिक एसिड बन जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है? पिक्रिक एसिड की अमाउंट बहुत कम बनती है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये था आप लोगों का फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़नी होती हैं, तो वो हम लोगों ने कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ईथर पढ़ाऊंगा बेटे, अल्कोहल फिनॉल की ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग कवर करना। कोई डाउट हो तो डाउट भेजना। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।